हम जो खबर की शुरुआत करने वाले हैं वो वैश्विक बड़ी खबर से कि ईरान और इजरायल जो पिछले करीब करीब 2 हफ्ते से एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, अब उसमें युद्ध विराम की खबर आ रही है। लेकिन अपनी अपनी जीत का दावा है, युद्ध विराम में अपनी अपनी जीत का दावा। इजरायल और ईरान में पिछले 12 दिनों से चल रहे भीषण युद्ध का खात्मा हम फिलहाल मान सकते हैं कि हो गया है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के प्रस्ताव को दोनों मुल्कों ने लगभग स्वीकार कर लिया है, लेकिन लगभग शब्द पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में जंग के बादल धीरे धीरे फिलहाल छट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इस भीषण युद्ध में अमेरिका के कूदने से जंग की सूरत काफी बदल गई थी। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और मिसाइल सुविधाओं पर जोरदार हमला किया था, जबकि पलटवार में ईरान ने इजरायल पर करीब करीब 450 से भी ज्यादा मिसाइलें और लगभग 1000 ड्रोन दागे थे। लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में B-2 स्टील्थ बॉम्बर से फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जबरदस्त प्रहार किया। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उन्होंने अपने मकसद को पूरा कर लिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का आगे इजरायल बहुत ही कड़ा जवाब देगा। उधर ईरान का भी दावा है कि उसने अमेरिका के अनुरोध पर यह सीज फायर किया है, लेकिन अगर इजरायल इसे तोड़ने की हिमाकत करता है तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के बाद कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तेहरान और यरूशलेम के बीच घोषित युद्ध विराम से दोनों देशों के बीच सभी सैन्य दुश्मनी खत्म हो जाएंगी। ईरान को मध्य पूर्व में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता है, जिसमें करीब करीब 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। युद्ध में ईरान ने इजरायल पर 450 से भी अधिक मिसाइलें दागी भी और करीब करीब 1000 ड्रोन, उससे भी ज्यादा। लेकिन जानकार मानते हैं कि इजरायल ने काफी हद तक ईरान के हमले को निष्प्रभावी बनाया आयरन डोम के जरिए। हालांकि इजरायल को भी काफी नुकसान इस बार उठाना पड़ा है, जबकि ईरान जियोपॉलिटिक्स में इस्लामिक वर्ल्ड और रूस और चीन का साथ चाहता था, जो मिल नहीं पाया उसको। रूस की एंट्री तो इतने बाद में हुई, तब तक ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ चुका था। सवाल यह है कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के जंग में ईरान का कूदना आत्मघाती कदम साबित हुआ है क्या? जरूरत इस बात की भी है कि मिडिल ईस्ट शांति के रास्ते पर चले और इसी में वहां की भी और पूरी दुनिया की भलाई है। तो जो युद्ध विराम की बात आ रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इजरायल और ईरान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है, जिससे 12 डे वॉर यानी 12 दिनों से चला आ रहा युद्ध का अंत होगा। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई। इजरायल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 6 घंटे के भीतर एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा और फिर इजरायल, और इसके 24 घंटे बाद यह संघर्ष समाप्त माना जाएगा। तो आपने ये देखा कि किस तरह से ये जो युद्ध विराम है, अभी फिलहाल ये माना जा सकता है कि ये युद्ध विराम हो गया है, लेकिन इस युद्ध विराम से किसको क्या मिला और किसके क्या दावे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जिस सवाल पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आगे चल कर के मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन रक्षा प्रवक्ता एफी डायफ्रीन ने इसमें कहा कि सीज फायर हुआ तो है, लेकिन हम अलर्ट हैं। הפסקת האש נכנסה הבוקר לתוקפה. הבוקר ניתן לומר, צה"ל עמד בצורה מלאה בכל היעדים שהוגדרו במבצע עם כלביא. הרמטכ"ל הנחה את צה"ל לשמר רמת דריכות גבוהה ומוכנות לתגובה עוצמתית על כל הפרה של הפסקת האש. גם ברגעים אלו חיל האוויר משמר כוננות אווירית להסרת איומים ולפעולות התקפיות מהירות. ये इजरायल की तरफ से बयान था। और वहीं रक्षा विशेषज्ञ एसपी वैद्य का कहना है कि सीज फायर का भारत भी स्वागत करता है। We are all glad that ultimately some kind of agreement, ceasefire has been reached. So I think India as a nation will welcome it, our government will welcome it, because India, both Iran and Israel, we have good relations. So our Honorable Prime Minister
and foreign minister have been pressing that negotiation is the solution, not the war, and this is not an era of war. I think India as a nation will welcome such a move. Good that some agreement has been reached for ending this 12-day war between Israel and Iran. और वहीं रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा ने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर इजरायल हमला बंद कर देगा तो हम भी हमला बंद कर देंगे. The ceasefire which Trump announced via a social media post, I think is supposed to take effect after 6 hours. So, some skirmishes, yes, attacks are going on. Israel is attacking, Iran is attacking. Iran has said, their foreign minister, that if Israel stops attacking us, we will stop. So probably what we'll see in the next coming few hours, both Israel and Iran will stop firing at each other. तो ये जो युद्ध विराम हुआ है, इस युद्ध विराम के आगे क्या और जो अपने अपने दावे हैं जीत के, तो उसकी हकीकत क्या है, किसने कितना कुछ किया है, क्या हासिल किया, क्या गंवाया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के मामलों के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जाकिर साहब आपका. और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं. मैं पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के पास चलता हूं. इस समय तो सबके मन में यही सवाल है जाकिर साहब कि अब मान लिया जाए कि फिलहाल के लिए युद्ध विराम हो गया है और आगे कम से कम इसमें किसी तरह का दोनों तरफ से किसी तरह से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसमें कि फिर से कुछ युद्ध या फिर वैसे हालात फिलहाल देखने को मिले. नहीं, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, ना हम इसको सर्टेन मान सकते हैं कि ये आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इस रीजन में ट्रस्ट डिफिसिट बहुत ज़्यादा है, विश्वास की एक दूसरे के प्रति बहुत ही कमी है जी. और पास में जो है लगभग जो है हर कंट्री ने ट्रूस का, इस सीज फायर का जो है वायलेशन किया है. और इजराइल ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, और ईरान ये कॉशियस है कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये अटैक फिर नहीं होगा. तो दोनों अपनी पोजीशन बना के खड़े हुए हैं. तो ये बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर है. समझिए कि आनन फानन जो है ट्रम्प साहब जो है अपने वर्ल्ड में एक लीडरशिप की जो छाप जानते हैं युद्ध को खत्म करने वाली, उसको मेंटेन करने की कोशिश किया है जी. लेकिन अब किसको क्या मिला, जो आपने ये बात कही है, सबसे पहले अमेरिका को क्या मिला. अमेरिका को जो है एक फिर से मिडिल ईस्ट के दलदल में बचने से एक मौका मिल गया. ट्रम्प ने बहुत सोची समझी अपने को बाहर निकाल लिया. अगर ट्रम्प साहब उसमें फिर जाते तो यही उनका जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो टीम है उसमें बहुत ही सीरियस डिवीजन था कि अगर आप जाते हैं तो कितना जाएंगे, कितना लंबा जाएंगे, क्या खर्च करेंगे. हम जब इराक वार में गए थे तो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारा पैसा खर्च हुआ और हमारी इकोनॉमी जो है चरमरा गई थी. क्या आप वही फिर करना चाहते हैं? तो ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छा सोचा और उन्होंने कहा मैंने सीज फायर कराया, लेकिन आप जो है घटनाओं को देखिए तो ट्रम्प ने 4-5 दिन पहले ही जो है पुतिन को फोन किया था कि भैया ईरान को समझाइए, उसको पीछे करिए. और इसको लेकर जब वो G7 की समिट से आनन फानन बीच में भाग रहे थे, वापस आ रहे थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था कि क्या आप फिर सीज फायर कराने जा रहे हैं. तो ट्रम्प गुस्सा हो गए थे, हम सभी को याद है, और कहा था नहीं इससे बड़ी चीज कराएंगे. उन्होंने विमान के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वो बात कही जी. थी. तो ये एक लीडरशिप. अब वो नोबेल प्राइज तो उनको चाहिए. तो एक तो ये हो गया. दूसरी तरफ ये हो गया कि ईरान भी परेशान था कि ये कहाँ तक जाएगा. दूसरी तरफ इजराइल में एक क्षति हुई है ईरान की वजह से, उसे इमेज खराब हुई है बिल्कुल नेतन्याहू के भी. और 1973 के बाद इजराइल पे कभी भी इस तरीके की वार या अटैक नहीं हुई थी. वहां की जनरेशन जानती ही नहीं थी इजराइल के इस जो कवच है उसको कोई भेदेगा जी. तो एक नुकसान तो हुआ है इजराइल को, नेतन्याहू को. तो यहाँ पर भी एक जो है एक कदम सब पीछे बढ़े हटे हैं, लेकिन ये बहुत ही फ्रेजाइल पीस है. और वर्ल्ड को क्या मिला, अगर ये वर्ल्ड वार होती तो तेल का दाम कहाँ जाता. बिल्कुल. स्टॉक मार्केट गिर रही थी, सोने का दाम बढ़ रहा था. एक ही दिन में उसका असर नजर आने भी लगा था. ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है. लेकिन अब ये है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए. मैं लौटता हूँ आपके पास. विनोद जी को शामिल करते हैं. विनोद जी, ये अपनी अपनी जीत का दावा है कि भाई हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, हमने इतने मार दिए, हमने इतने बिल्डिंग तोड़ दिए. इसमें
इजराइल और ईरान के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये जवाब तो अपने अपने देशों में देना पड़ता है। आप सरकार चाहे आयतुल्लाह खमैनी हो, वो उनको भी ईरान में जवाब देना पड़ेगा और इजराइल में तो नेतन्याहू को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या जवाब देंगे कि क्या क्या हासिल किया, किसने क्या हासिल किया इसमें? देखिए, अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं ट्रस्ट डिफिसिट की बात उन्होंने कही है। ये बात सोचने की बात है और ये समझने की बात है लाल जी, कि आप जब मुश्किल में होते हैं तभी आपकी दोस्त की पहचान होती है जी। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट में ईरान को कम से कम इतना तो पता चल गया कि उसके दोस्त कौन है और उसके दुश्मन कौन है। पाकिस्तान का जो रोल किया था, जो डबल गेम पाकिस्तान ने ईरान के साथ किया है, तो ये जाहिर सी बात है कि उधर अब ईरान को पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चीन का भी आप कम बेस कह सकते हैं कि चीन ने जिस तरह से ईरान और चीन की दोस्ती थी, जगजाहिर दोस्ती थी, टेक्नोलॉजी से लेके हर मामले में चीन के साथ में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेता था ईरान से, और इस जंग के सूरत में और इस मुश्किल हालत में चीन खामोश हो गया जी। रसिया भी बहुत देर के बाद उतरी और रसिया के उतरने के बाद जो है कुछ सूरत बदली थी। तो आप ये देखिए कि इस जंग में कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आप देखिए तो ईरान अकेला लड़ा है। अगर आप कतर में जिस तरह का कल रात में आपने वो स्ट्राइक देखा और एक तरह से ईरान ने वो हमला किया था, उसके अगेंस्ट में सऊदी भी आया और भी कई मुस्लिम कंट्री आए, इराक में भी जो अमेरिकन बेस थे, एयर बेस थे, उस पर भी हमला हुआ। तो ये जाहिर सी बात थी, वो लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में एक बवंडर सा फुटने वाला है, क्योंकि कतर भी चुप नहीं होता, सऊदी अरब भी इसके खास उसका रिएक्शन देता, इराक भी इसका रिएक्शन देता, तो एक तरह से ये फैल गया था। तो इसे समेटना जरूरी था। ये ईरान के लिए भी मजबूरी थी, इजराइल के लिए भी मजबूरी थी और अमेरिका के लिए भी मजबूरी थी। जबकि बात आप जब कहते हैं कि इसमें किसको किसको क्या मिला, तो सीधी सी बात है कि आप ये देखिए कि ईरान इस 12 दिन के जंग में कितना बड़ा नुकसान सहा है जी। उसके टॉप साइंटिस्ट जो परमाणु वैज्ञानिक थे वहां से लेके और टॉप मिलिट्री कमांडर तक सब मारे गए। तो एक देश जिसका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, इतने वर्षों की पूंजी और इतने वर्षों का वो कार्यक्रम नेस्त नाबूद हो गया जी। जो B-2 बम्बर की बात आप अमेरिका की कर रहे थे, उसने जड़ तक खोद दिया उसकी। तो ये एक नुकसान आप देखिए, टॉप कमांडर जो ईरान के फोर्स के थे वो मारे गए, टॉप साइंटिस्ट लगातार चेन में गिनिए तो टॉप फर्स्ट से लेके और 12वें तक जी। तो ये इतना बड़ा लॉस एक आसान लॉस नहीं होता है बॉस। अब गिनाने के लिए तो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उसमें देखा कि भारत ने उसके 11 एयरबेस को तबाह किया, तो पाकिस्तान से भी जवाब आना शुरू हो गया था कि हमने भी भारत के इस एयरबेस को तबाह कर दिया, हमने यहाँ पे तबाह कर दिया, लेकिन दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। सही बात। युद्ध में, जंग में तो ये दावे अपने आप होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस नफे नुकसान के तौल में ईरान को और कम से कम इस बात का एहसास जरूर हो गया होगा कि पाकिस्तान की दोस्ती, ईरान चीन की दोस्ती, ये कितना दोस्ती इफेक्टिव है और कितना मददगार है जी। ये इस जंग में 12 दिन के बाद और इस सीज फायर के बाद डेफिनेटली दुनिया को पता चल गया। बिल्कुल सही बात है। दावे तो देखिए अपने अपने होते हैं, लेकिन उन दावों के बीच में एक हकीकत भी होती है जिसको लोग पहचान लेते हैं कि भाई किसके दावे में कितना सा दम है। लेकिन एक बात तो डॉक्टर जाकिर साहब, जो विनोद जी कह रहे थे, ईरान की उम्मीदों को निश्चित तौर पर इस मामले, देखिए किसने क्या पाया किसने क्या खोया वो एक अलग विषय है, लेकिन इस मामले में तो ज़रूर जो ईरान की उम्मीद रही होगी इस्लामिक वर्ल्ड से, ईरान की जो उम्मीद रही होगी चीन से, रूस से, यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के देशों से भी, मैं मान लेता हूँ, पड़ोसियों से, पाकिस्तान का जिक्र किया विनोद जी ने, उस उम्मीद को तो एक बार फिर से वैसा ही झटका लगा। क्योंकि हमने देखा कि मान लीजिए 90 के दशक में अगर इराक के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की तो उस समय भी हमने देखा कि आप एक बयान देते हैं कि नहीं नहीं शांति होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर आपके साथ उस थ्योरी के तहत नहीं आता। तो वो चीज ईरान ने भी देखा कि उसके साथ कोई सीधे तौर पर नहीं आया, सबने सिर्फ ये कहा कि हाँ ठीक है हम आपको नैतिक समर्थन देते हैं, नहीं होना चाहिए था हमला, लेकिन किसी से सीधा समर्थन नहीं मिला। हाँ जी, बिल्कुल बात साफ है। ये आपने जो बात कही क्लियर है, ईरान पूरी तरीके से समझ गया है। गल्फ कंट्रीज़ का तो हमें भरोसा नहीं था ईरान को कि ये उनके साथ आएंगे, लेकिन हाँ ये कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ सिवाय रशिया के, और वो भी जो है सीज फायर कराने के लिए और बकिया कोई नहीं आया। ईरान तनो तनहा खड़ा रहा है जी। और सबसे ज़्यादा उसको जो झटका लगा है वो पाकिस्तान की तरफ से लगा है, क्योंकि
ये लोग जो है बहुत ही क्लोज एक दूसरे के भाई भाई करके और इस्लामिक आइडियोलॉजी का दम भरते थे, तो इसमें ये क्लोज क्लियर हो गया है। अब आप देखते हैं कि अब यही एक चीज़ और देखते हैं कि ईरान को समझना पड़ेगा कि उसका जो रिलेशन सबसे है, क्या वो डीप स्ट्रेटजिक रिलेशन है या सिर्फ ट्रांजैक्शनल है, सिर्फ लेन देन का है। ईरान ने जो है रशा ने तो किया काम, ईरान ने रशा को अपना ड्रोन दिया, जिसकी वजह से अमेरिका का गुस्सा सहना पड़ा, जेलेंस्की का गुस्सा सहना पड़ा। ईरान ने जो है अपना तेल का भंडार जो है $400 बिलियन का एग्रीमेंट चाइना के साथ कर दिया, फिर चाइना उस तरीके से नहीं आया। तो अब ईरान को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी फिर से जो है न्यूक्लियर टॉक की जो बात है, अमेरिका जोर डालेगा। और अभी फिर से जो है आईईए के जो हेड है राफेल ग्रोसी, उन्होंने कह दिया है कि न्यूक्लियर टॉक फिर से रिज्यूम की जाए और उसका इंस्पेक्शन शुरू किया जाए। तो ईरान के ऊपर जो है वो अभी बादल खत्म नहीं हुए, बल्कि अब शुरू होंगे दो तरीके से। नंबर एक, टॉक में ईरान क्या करता है जी। सेकेंड, पोस्ट वार में बड़ा डिस्ट्रक्शन ईरान का हुआ है, खासकर उसके तेल की और गैस की जो रिफाइनरी को हिट किया गया है, तो ऑलरेडी सैंक्शन में वो है और फिर से ये नया उसके ऊपर दबाव पड़ गया है। उसकी मदद कौन करेगा? यहाँ पर सत्ता को बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ है। और जो वो पहलू है ना जिसमें कि ईरान की उम्मीदों को झटका लगा, मुझे लगता है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है उसके पीछे ये फैक्टर भी है कि ईरान को जहां जहां से उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई नहीं। ईरान ने भी अच्छा किया, ये बेहतर डिसीजन है फिलहाल सीज फायर का ईरान के लिए, इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया डॉक्टर जाकिर साहब जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को और हमको बताने के लिए कि क्या इसके पीछे है, इस सीज फायर के पीछे। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी आगे हम खास चर्चा करने वाले हैं आपके साथ कि जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं